एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आज की जो सब्जेक्ट है, आज के क्लास का जो बिंदु है, महत्वपूर्ण है बहुत। वो बिंदु है प्रभु जाति की अवधारणा। प्रभु जाति मतलब दबंग जाति, डोमिनेंट कास्ट। सोसाइटी में कौन सा कास्ट, कौन सी जाति की एक दबंग छवि है, उसके अंदर दबंग होने के लिए कौन सी विशेषता का होना आवश्यक है, इन सब चीज़ों का इसमें समावेश पाया जाता है। तो चलते हैं पॉइंट की ओर। प्रभु जाति की अवधारणा। प्रभु जाति की अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय प्रोफेसर श्रीनिवास को जाता है। प्रोफेसर श्रीनिवास ने प्रभु जाति की संकल्पना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। प्रोफेसर श्रीनिवास का मानना है कि भारतीय कृषक समाज अथवा ग्रामीण परिवेश में किसी जाति की प्रभुता का मुख्य आधार भूमि का स्वामित्व है। इसके अलावा एक जाति तभी प्रभुत्व मानी जाएगी जब वह संख्या के आधार पर स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो तथा प्रभावशाली एवं राजनीतिक शक्ति से संपन्न हो। साथ ही उसे जातीय संस्तरण प्रणाली में उच्च स्थिति प्राप्त हो, क्योंकि अभी तक किसी भी अस्पृश्य जाति यानी कि अछूत जाति को प्रभु जाति के रूप में नहीं पाया गया है। इस प्रकार प्रोफेसर श्रीनिवास का मानना है कि किसी भी जाति को प्रभु जाति के रूप में स्थापित होने के लिए उनमें 4 तथ्यों का होना आवश्यक है। पहला है कृषि योग्य भूमि पर स्वामित्व हो। दूसरा है स्थानीय स्तर पर उस जाति की संख्या अधिक हो। तीसरा है कि राजनीतिक पहुंच या पौवा हो। चौथा है जातीय संस्तरण प्रणाली में उच्च स्थिति उसे प्राप्त हो। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कोई भी जाति मातृभूमि का स्वामित्व पाने, सदस्यों की संख्या अधिक होने तथा राजनीतिक शक्ति संपन्न होने मात्र से ही प्रभु संपन्न नहीं मानी जा सकती, जब तक कि उसे जातीय संस्तरण प्रणाली में उच्च स्थिति न प्राप्त हो। परंतु ऐसा संभव है कि किसी जाति की कर्मकांडीय स्थिति निम्न हो और वह संपत्ति, राजनीतिक स्थिति एवं जनसंख्या में बाहुल्य होने के कारण उसे प्रभु जाति के रूप में मान्यता मिल जाती है। इसी तथ्य के आलोक में श्यामचरण दुबे ने हैदराबाद के एक गांव के अध्ययन के आधार पर पाया कि वहां की राजगौंड जनजाति जो गौमांस भक्षक तथा शराब का सेवन करते हैं, जो हिंदू जाति के लिए एक वर्जित व्यवहार है, परंतु इस जाति के पास भूमि की अधिकता है, इस कारण से इसे अछूत नहीं माना जाता है और वह प्रभु जाति के रूप में विद्यमान है। इस आलोक में कहा जा सकता है कि किसी भी जाति की प्रभुता का महत्वपूर्ण आधार भूमि का स्वामित्व ही है। अब आगे है प्रभु जाति की भूमिका एवं कार्य। क्या कार्य है, भूमिका किस प्रकार का, इस पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्रभु जाति अपने गांव या क्षेत्र के दूसरी अन्य जातियों से थोड़ा फासला रखती है और वह अपने आप को संस्कृति का रक्षक और प्रहरी मानती है। नंबर 2 क्या है, देखिए, प्रभु जाति की आर्थिक स्थिति अन्य जातियों की तुलना में अच्छी होती है, जिस कारण वह गांव के निर्बल कृषकों को समय समय पर ऋण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती रहती है। इसके अतिरिक्त प्रभु जाति राजनीतिक गतिविधि में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये प्रभु जाति विभिन्न प्रकार के चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव आदि में प्रभावी भूमिका के कारण एक वोट बैंक के रूप में कार्य करती है। अगला पॉइंट है प्रभु जाति को जातीय संस्तरण प्रणाली। देखिए,
में उच्च स्थिति प्राप्त रहने के कारण उसे स्थानीय धार्मिक क्रियाकलाप में भी उच्च सामाजिक परिस्थिति प्राप्त रहती है। प्रोफेसर श्रीनिवास के अनुसार किसी अस्पृश्य जाति की संख्या अधिक होने तथा आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद उसे प्रभु जाति के रूप में नहीं देखा गया है, क्योंकि भारतीय जातीय व्यवस्था में सामाजिक संस्तरण के अंतर्गत जातियों की पवित्रता एवं अपवित्रता भी एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। चलिए अगला पॉइंट है, प्रभु जाति के सदस्य तुलनात्मक रूप से अन्य जातियों से अधिक शिक्षित होने के कारण वे विभिन्न प्रकार के नौकरियों और व्यवसाय में संलग्न होते हैं, जिस कारण से उसे प्रशासन तथा अन्य कानूनी ज्ञान अधिक रहता है, जिससे उसका दबदबा अन्य स्थानीय जातियों पर भी बना रहता है। अगला पॉइंट है, प्रभु जाति ग्राम की एकता एवं सद्भावना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे ग्राम के स्थानीय आपसी विवाद, पारिवारिक झगड़े आदि के निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे ग्राम की एकता एवं सद्भावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त ग्राम में संपन्न होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक कृत्य में क्रियाशील भागीदारी एवं प्रमुख भूमिका का निर्वाह करते हैं। साथ ही वे ग्राम के अनेक कल्याणकारी कार्यों को भी संपन्न कराते हैं, जैसे कि गांव तक सड़क बनाना, स्कूल खुलवाना, बिजली आदि की व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को करना उनकी भूमिका रहती है उसमें। इस प्रकार से हम पाते हैं कि किसी भी जाति को प्रभु जाति के रूप में स्थापित होने के लिए उसमें निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। क्या है? जातीय संस्था प्रणाली में उच्च स्थिति, उच्च सामाजिक स्थिति, उच्च आर्थिक स्थिति, उच्च राजनीतिक स्थिति, उच्च शैक्षणिक स्थिति, कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय भागीदारी, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों में सक्रिय भूमिका, चुनाव के समय राजनीति में सक्रिय भागीदारी। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर प्रभु जाति अन्य जातियों पर अपना प्रभुत्व कायम रखने में सक्षम होता है। अगला पॉइंट है, प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना। ठीक है, अनेक विद्वानों ने निम्नलिखित आधार पर श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना की है। नंबर 1 है श्यामचरण दुबे। श्यामचरण दुबे महोदय का मानना है कि कोई भी जाति प्रभु नहीं होती, बल्कि व्यक्ति प्रभु होता है, क्योंकि राजनीतिक शक्ति कुछ परिवार के विशिष्ट व्यक्ति तक ही सीमित होता है। इसलिए उन्होंने प्रभु व्यक्ति की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। अगला पॉइंट है, राय बर्मन का मानना है कि न तो जाति प्रभु होती है और न ही व्यक्ति प्रभु होती है, बल्कि राय बर्मन महोदय ने प्रभु समुदाय की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट है, श्यामचरण दुबे का यह भी मानना है कि संख्यात्मक दृष्टि से अधिक होने के बावजूद यदि किसी जाति में एकता एवं जागरूकता का अभाव हो तो वह प्रभु जाति नहीं बन पाती है। इसके अतिरिक्त यदि कम संख्या वाली जाति में एकता और जागरूकता हो तो वह प्रभु जाति बन जाती है। चलिए अगला पॉइंट है, मजूमदार का मानना है कि सामंती भारत में संख्यात्मक शक्ति का महत्व नहीं है। गांव के बहुसंख्यक के स्थान पर एक ब्राह्मण, एक जमींदार, व्यापारी, साहूकार आदि का प्रभाव अधिक देखा जाता है। मोहाना गांव के अध्ययन के आधार पर पाया गया है कि वहां पर जनसंख्या में चमारों का प्रतिशत 23.5 है तथा राजपूतों का प्रतिशत 21.5 है। फिर भी वहां पर राजपूतों के पास गांव के 40% भूमि होने के कारण वह प्रभु जाति के रूप में विद्यमान है।
कई स्थानों पर एक साथ अनेक जातियां जो संख्यात्मक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से संपन्न हैं, वे अपने आप को प्रभुत्व संपन्न होने का दावा करती हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में प्रभु जाति के स्थान पर प्रभु जातियों शब्द का व्यवहार करना शायद उचित एवं बेहतर होगा। अब है पॉइंट कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रभु जाति की संकल्पना में होने वाला परिवर्तन। चलिए पॉइंट की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रभु जाति की संकल्पना में व्यापक परिवर्तन आया है, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, भूमि सुधार कार्यक्रम, निम्न जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, पंचायती संस्था का विकास, एनजीओ की भूमिका, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, मौलिक अधिकार, छुआछूत पर प्रतिबंध, स्वतंत्र व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता आदि विभिन्न तत्वों के प्रभाव से निम्न जातियों की सामाजिक परिस्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और वे भी सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त करने में सक्षम हो पाए हैं और अधिकांश क्षेत्रों में उच्च जातियों का प्रभुत्व भी अब समाप्त होने लगा है। कर्मकांडीय दृष्टिकोण से दूषित व्यवसाय जैसे कि चमड़े का काम आदि में संलग्न निम्न जाति के व्यक्ति भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं से लाभ उठाकर परंपरागत दूषित व्यवसाय में बड़े पैमाने पर धन लगाकर इस व्यवसाय में उन्नति कर ली है, जिससे उनमें राजनीतिक शक्ति की भी वृद्धि हो गई है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी दिए जाने वाले प्रोत्साहन तथा नौकरियों में प्राप्त आरक्षण का लाभ लेकर अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर निम्न जाति ने अपनी क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ली है एवं वर्तमान में अनेक उच्च जातियों द्वारा भी कर्मकांडीय दृष्टिकोण से दूषित व्यवसाय को अपना लिया है, जिस कारण से आर्थिक प्रतिस्पर्धा को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके साथ ही क्लास समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपने बेहतर ढंग से सुना है, बेहतर ढंग से समझा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीपीएससी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए ये सब पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप हमारा वीडियो को सिर्फ देखेंगे भी तो हमको लगता है कि आपको याद हो जाएगा। ये बहुत आसान है लिखना, आप देख ही रहे हैं। कई बार वीडियो देखिए, उसको समझिए। उतना में आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। आप स्टेशन पर हो, आप तैयारी कर सकते हो। मैंने इस ढंग से वीडियो बना दिया, ठीक है। इसके साथ ही क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।